बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एयर यूनिवर्सिटी की एंड गेम। एयर यूनिवर्सिटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। अब ये सिर्फ एयर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के बारे में नहीं होगा। इसमें मैं पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो एयर यूनिवर्सिटी के भी करवाऊंगा। लेकिन वो तमाम बच्चे जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, वो तमाम बच्चे जिन्होंने एनटीएस नेट का टेस्ट देना है, या वो तमाम बच्चे उन्होंने नस्ट के अंदर बिजनेस स्कूल वाला टेस्ट देना है, यानी एनबीएस के रिलेटेड टेस्ट देना है, तो उनके बेसिक मैथ का पोर्शन आता है, वो बेसिक मैथ का पोर्शन भी कवर अप हो जाएगा। वो तमाम बच्चे जिनको एनालिटिकल रीजनिंग नहीं समझ आती, इसमें वो भी कवर अप होगी। इसमें मैं आपको सब्जेक्ट्स भी करवाऊंगा, जैसे फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इंग्लिश होगी। इंग्लिश भी होगी इसमें कवर अप। तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को इसमें कवर अप करवा दूंगा। ठीक है। तो आप लोगों को ही ये मैं सबसे पहले ये चीज़ें करवा रहा हूँ जो बैच वाले बच्चे हो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ बैच वाले ही बच्चे हो। ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के रिलेटेड। ठीक है। अब एयर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता, तो मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें सिर्फ बताना चाहता हूँ। ये आप लोगों के पास एक बेहतरीन सेकंड ऑप्शन है। एयर यूनिवर्सिटी को अगर अभी तक इग्नोर करते आ रहे हो, तो ये बेहतरीन एक सेकंड ऑप्शन आपके पास साबित हो सकता है। अब सेकंड ऑप्शन इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अपना नस्ट यूईटी को पहला ऑप्शन ही रखो। कभी भी ये उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं मैं कहूँगा। ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर पे ये इसलिए कि गैप ईयर से आपको बचा देगी, गैप ईयर से बचा सकती है। तो लाजमी तौर पे इसका टेस्ट दो तीन फेजेस होती हैं। एक फर्स्ट मई को पहली फेज है, फर्स्ट मई को पहली फेज है, फर्स्ट मई को इसकी पहली फेज है। और इसके टेस्ट पैटर्न की बात करूं तो इसका एनटीएस की तरह का टेस्ट पैटर्न होता है। लेकिन अब इसमें जो सब्जेक्ट्स की वेटेज होती है वो ज़्यादा होती है, यानी 25% आपका मैटर कर रहा होता है। जो बेसिक मैथ होता है, इंग्लिश वगैरह आप लोगों की 20%, एनालिटिकल 25%। और जो होते हैं ना स्टूडेंट्स प्री ये इंजीनियरिंग वाले, उनका 15% है। मेडिकल वालों को वो ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस तरह थोड़ी बहुत इनमें डिफरेंस आ रहा है, कोई ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है। प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग वालों का मतलब एनटीएस की तरह का ही है, लेकिन थोड़ा सा ना वेटेज बढ़ जाती है एनटीएस की निस्बत। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग को, जिसको बेसिक मैथ भी बोलते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा हो जरा इसको देखिएगा। अब तमाम बच्चे बिल्कुल एक्टिव होके इधर फोकस करेंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हमारे पास लिखा हुआ है, अली सोल्ड प्लॉट फॉर RS 8000 विद 20% प्रॉफिट टू आदिल। आदिल सोल्ड एट 20% लॉस टू आरिफ, आरिफ पेड। कुछ बेसिक सी चीज़ों को याद रख लो। जो प्रॉफिट है या जो लॉस है, ये किस पे आता है? ये आता है हमारे पास जो बेसिक सेलिंग प्राइस होती है उसके ऊपर हमारे पास ये प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। और ये निकालते किसके बिहाफ पे हैं? ये कॉस्ट प्राइस के बिहाफ पे निकाला जाता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक कोई भी पर्सन है, वो एक आर्टिकल बाय करता है 1000 का और उसको सोल्ड आउट करता है 1200 का। तो अब मुझे बताओ क्या हुआ? इस बंदे को प्रॉफिट हुआ। आप लोग बोलोगे 200 का प्रॉफिट हुआ। अभी अगर आपने 200 का प्रॉफिट निकालना है ना, तो ये इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस निकलता है। 200 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, तो वो आपका प्रॉफिट परसेंट निकलता है। ये इसका तरीकाकार होता है। तो अब यहाँ पे हम देखें कि उसके पास टोटल क्या आ रहा है। अली सेल करता है 20% प्रॉफिट टू आदिल को, यानी अली को तो 20% प्रॉफिट हुआ है। ऐसे ही है। तो आदिल की कॉस्ट प्राइस कितनी बनेगी? आदिल की कॉस्ट प्राइस, आदिल ने कितने में खरीदा? क्या 8000 में खरीदा? नो, 8000 में तो नहीं खरीदा। 8000 के ऊपर 20% का उसको क्या मिला है? प्रॉफिट अली को। लेकिन जो अली को प्रॉफिट मिला है वो तो आदिल को तो पे करना पड़ा। ऐसे ही है ना। तो इस 8000 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। स्टार्ट में अमाउंट 1 है और 20% का मतलब क्या बनेगा? 0.2। तो वो आप लोग इसमें ऐड कर लोगे, तो ये 1.2 बना। अब 1.2 को 8000 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी 9600। तो ये आदिल को कॉस्ट प्राइस बनी। अब आदिल ने आगे किसको बेचा? आरिफ को बेचा 20% लॉस पे। तो अब मुझे बताओ आदिल ने कितने में खरीदा? अब 9600 में खरीदा? नो, इस 9600 में से आप लोगों ने
वन में से माइनस कर दिया 1.2, क्यों? क्योंकि ये 1.2 क्या निकाला, 20%। वन में से माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल वन काउंट करना और उसमें से वन माइनस, ये 0.02, 0.2 को माइनस किया तो ये 0.8 इंटू 9600 किया तो ये 7680। तो इतने रुपीस के अंदर आरिफ ने इसको खरीद लिया। तो हमारे पास बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। दोबारा बताता हूँ, अभी नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, दोबारा सुनो। अली ने एक चीज को बेचा 20% प्रॉफिट पे। अब मुझे ये बताओ, अली ने इस प्राइस के ऊपर 20% का प्रॉफिट लगाया, तो जो खरीदने वाला आदिल है, क्या आदिल ने इसको 8000 में खरीदा? नो वे। 8000 तो उसका बेसिक अमाउंट आ गया, इस पे 20%, तो आप इसको निकाल भी सकते हो। 20%, 20/100 मल्टीप्लाई बाई 8000, 20 से कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारे पास, A2 16 और साथ 20। तो ये हमारे पास, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि 8000 पहली अमाउंट थी, 1600 ऐड कर दो तो 9600 फिर भी वही बनता है। अगर ये आसान लगता है तो इस तरह कर लो। उसके बाद आदिल ने इसको 20% लॉस पे बेचा, लेकिन प्राइस अब कितनी हुई पड़ी है? प्राइस हुई पड़ी है 9600। तो 9600 तो बच्चों प्राइस है, लेकिन इस पे 20% का लॉस, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 किस पे? 9600 पे। अब ये 20 से कैंसिल कर दो, 96 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 2 6 12 2 1 90, 2 9 18 और 119 आ गया, ऐसा ही है। तो 1920, अब 1920 को माइनस करना है इस 9600 में से। क्यों माइनस कर रहे हो? क्योंकि लॉस पे बेचा है। तो वो कितना बनेगा, 7680। सारे बच्चे हर्ट्स बना के भेजो या थम्स अप करके भेजो। अब 100% क्लियर हुआ है? मैंने आपको ये शॉर्टकट मेथड से करवाया था पहले। वेरी गुड, बिल्कुल अभी फ्लो बनेगा। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मान लेते हैं अभी कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी आगे चलते जाएंगे चीजों की समझ आएगी। ये ओरिजिनल एयर यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर के क्वेश्चन ही कहीं पे आपको मिलेंगे नहीं, अवेलेबल नहीं है। लास्ट टाइम जो हमारे बच्चे टेस्ट देने गए उन्होंने आके बताया कि सर इस तरह के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आए हुए थे, उनको रिक्रिएट किया गया है। ठीक है, और ये आपको बहुत हेल्प देंगे बाकी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी। अच्छा, आगे है सम ऑफ थ्री पीपल। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है मैं आप लोगों को यहाँ पे एक दो चीजें मजीद क्लियर कर लूँ, क्योंकि मैं आपको डिटेल में पढ़ाने का आदी हूँ। यहाँ पे एक दो चीजें बता देता हूँ। देखो बच्चों, एक हमारे पास चीज होती है प्रॉफिट और लॉस, और एक होता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। एक तो प्रॉफिट और लॉस है। मैं अगेन बता रहा हूं, वो बच्चे जिन्हें यूईटी पीयू कोई भी टेस्ट देना है, ये लेक्चर आपका बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट और लॉस किसको बोलते हैं? ये निकाला जाता है इन टर्म ऑफ, ये मेरी बात को नोट करना है, इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस। और पता कैसे चलता है? सेलिंग प्राइस पे। मैं बताता हूं, 1000 का आर्टिकल है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस है 1200। मुझे बताओ, प्रॉफिट हुआ इस बंदे को या लॉस हुआ? आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ है, 1000 में खरीदा है, 1200 में बेच रहा है, 1200 माइनस 1000, यू विल गेट प्रॉफिट ऑफ 200। अब मैं ये नहीं पूछा, नस्ट वगैरह में, फास्ट वगैरह में कहता है प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। कंफ्यूज नहीं होना, जितना प्रॉफिट आपके पास आया है उसको उसको कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा प्रॉफिट परसेंट आ गया। इसी तरह लॉस परसेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में होता है। एक छोटा सा टॉपिक होता है परसेंटेजेस वाला, जो अभी मैंने सॉल्व करा है, उसके रिलेटेड एक और सिनेरियो को भी देख लो। अब हमारे पास जो परसेंटेजेस होती हैं ये क्या बला होती हैं, इनको समझो, फिर मैं आगे क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, परसेंटेजेस का मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है कई मरतबा अपनी वीडियोस में। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। तो कहीं पे दुनिया जहान में आपको परसेंट नजर आए ना, तो इसकी जगह पे आउट ऑफ सेंचुरी का मतलब है 1/100। मान लो आपके पास लिखा हुआ है 2%, तो 2% को क्या लिखोगे, 2/100। कहीं पे लिखा हुआ है 5%, क्या लिखोगे, 5/100। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 100%, क्या लिखोगे, 100
अपॉन 100, दैट विल बी 1। गॉट इट? अच्छा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x% तो क्या लिखोगे? x अपॉन 100। तो थिंग इज कि जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, 100 पे डिवाइड करना है। लेकिन अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो फिर मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ 0.2 को परसेंटेज में लिख के बताओ, तो आपने कहना 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100। मैं आपसे कहता हूं बच्चों, मुझे बताओ कि 10% ऑफ 800 कितना होगा? तो आपने सिंपल सी बात है, 10 की जगह पे 10, परसेंट की जगह पे 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 800 का 800 जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, 8 10 80। मान लो अगर मैं कहता कि ये 1200 के ऊपर 10% का लॉस है, 10% लॉस हुआ इस 1200 के ऊपर, तो आपने क्या करना था? पहले आपने 10% ऑफ 1200 निकाल लेना है। तो वो कितना बनना है? 10/100 मल्टीप्लाई बाई 1200। दो सिफरें दो सिफरों से कैंसिल, तो 120 आ गया। अब ये लॉस हुआ है ना 1200 पे, तो वो 1200 में से माइनस कर लेना था। क्या सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हुआ है? ये 1080 बन गया। 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? वेरी गुड। अब आ जाओ अपने उस टेस्ट की तरफ। ओके, अब बहुत ही बेसिक बेसिक आपको लगेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सम ऑफ थ्री पीपल एजेस, उनकी एजेस हैं 30, आफ्टर 3 ईयर देयर टोटल एजेस विल बी। अब देखो कितनी मजे की चीज है, लेकिन ये बच्चे गलत भी कर देते हैं। एक होता है हैंस का वर्ड, और एक होता है आफ्टर का वर्ड, और एक होता है बिफोर। मान लीजिए आपकी एज अभी 19 ईयर्स है, मैं कहता हूँ 10 ईयर्स हैंस। हैंस का मतलब होता है आफ्टर। ये टर्म्स यूज होंगी उधर आपके फास्ट के टेस्ट में, एनटीएस में, यूईटी में, ऐसी टर्म्स यूज होती हैं। हैंस का मतलब, ये आफ्टर का मतलब होता है बाद में। मैं कहता हूँ 5 ईयर हैंस में आपकी एज कितनी होगी, तो आप 19 में 5 ऐड कर दोगे। मैं आपसे कहता हूँ बिफोर 5 ईयर आपकी एज कितनी थी, आप इसमें से माइनस कर दोगे। है ना, बहुत ही सिंपल सी ये चीज है। ओके, अब यहाँ पे तीन लोगों की एज का सम यहाँ पे दिया हुआ है 30 ईयर्स है। तो आफ्टर 3 ईयर्स देयर टोटल एजेस विल बी। तो अब उनकी टोटल एजेस कितनी हो जाएंगी? तो हर एक में मान लो, अगर आप इसकी एज को भी 10 मानो, दूसरे की एज को भी 10 मानो, तीसरे की एज को भी 10 मानो, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद इस वाले की एज 13 हो गई, दूसरे वाले की एज भी 13 होगी, तीसरे वाले की भी एज 13 होगी। तो अब इस 13 13 करोगे 26, 26 में 10 ऐड किया 36, और 3 कितना बन गया? 39 बन गया। तो टोटल एजेस का सम कितना बन गया? 39 बन गया। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? आगे अब वो कितना बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका तो मतलब होगा ए ग्रेटर देन सी होगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये तीन स्टूडेंट हैं, ये तीन स्टूडेंट हैं, इन तीनों स्टूडेंट के मार्क्स देखिएगा। ये हमारे पास ए स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है, ये सी स्टूडेंट है। ए का स्कोर है 80, बी का है 60, सी का है 40। तो इसको मैं कह सकता हूँ ए का स्कोर बी से ज्यादा है और बी का स्कोर सी से ज्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए का स्कोर तो सी से भी ज्यादा आ रहा है। सो दैट इज वाई एल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। 100% क्लियर है? एक दफा थम्स अप करके बताइएगा। 100% क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। 100% क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद है अली बॉट शूज फॉर 36 लास्ट ईयर, दिस ईयर ही बॉट द सेम फॉर RS 42, द परसेंटेज इंक्रीज। कितने परसेंट का इजाफा हुआ? पहली तो बात है, परसेंटेज तो बाद में निकलती है ना। पहले तो सिंपल सी बात है, मुझे बताओ टोटल रुपीस का कितना इजाफा हुआ। आप बोलोगे 42 में अभी खरीदा है, 36 में पिछले साल खरीदा था, तो टोटल कितना पैसों का इजाफा हुआ? 6 रुपए का इजाफा हुआ है। अब ये जो 6 रुपीज हैं, इस पे आप लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कि जो आपने प्रॉफिट या लॉस निकालना है वो इन टर्म ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है? 36 बेसिक। तो 6 डिवाइडेड बाई बेसिक कितनी थी? 36। परसेंटेज में जाना है मल्टीप्लाई बाई 100। है ना, ये कॉन्सेप्ट कितना यूज होता है, तो इसको अच्छे से याद रख लो। अब बहुत आसान है।
सिक्स सिक्स या 36 होता है, ऐसे ही है। तो ये क्या बन गया, 100/6। क्या यही बनाना? तो ये हमारे पास कितना बनेगा, इसको आप लिख लोगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा और 0, और 3 1 ज़ा 3, 2 इधर 3 6 ज़ा 18। तो देखो 16 पॉइंट, तो ये मेरा ये डेल्टा सी ए तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। मेरे पास बी ऑप्शन ही ठीक बनेगा। अब मैं मजीद क्यों सॉल्व करूं, जब हालांकि मुझे भी पता है ये 16.67% बनेगा, लेकिन जब मैं 16 पे पहुंचे तो मुझे पता चल गया दैट इज अ बिग गेम फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट सॉल्विंग टेक्निक्स, कि आपको वो पता चल जाए कि कब कितना आंसर निकालना है। नॉट लाइक कि आप एंड तक उस चीज को कर रहे हो, भाई वो आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है जहां पे आपका आंसर भी मैटर कर रहा है कि एग्जैक्ट क्या निकाल रहा है। इज दैट क्लियर? सारे बच्चे, आगे वाला इतना आसान और बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे 1 मिनट में सॉल्व करके जल्दी से बताएं। सारे ही मैं करवाता जा रहा हूं, ठीक है? सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताएं, जल्दी से। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं? हमारे पास सिंपल सी बात वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बताओ कि एवरेज ऑफ 8 नंबर। अब मेरे ख्याल में एवरेज निकालना कोई मुश्किल तो नहीं है, 8 नंबर की एवरेज निकालनी है। प्यारे बच्चों, 3 फार्मूलाज याद रखो। एवरेज निकालते हैं सम अपॉन नंबर। सम निकालना है तो एवरेज और नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, सम और एवरेज को डिवाइड कर दो। अब 8 नंबर हैं तो मतलब निकालना क्या, एवरेज। तो एवरेज क्या होगी, एवरेज विल बी सम अपॉन नंबर। तो सम क्या होगा, 8 6 14, 14 और ये 12, जल्दी से करते जाओ। ये क्या बनेगा, ये 14 और ये बन गया 24, 26, 26 और 35 और 41 और 51 और 60 70 80 90 93। तो 93 डिवाइडेड बाई 8। अब 93 डिवाइडेड बाई 8 का तो ऑब्वियस कोई एग्जैक्ट तो बनेगा ही नहीं, ऐसे ही है ना? और ये हमारे पास बनेगा, 8 को अगर मैं 11 से करूंगा, 8 11 ज़ा 88 होता है ना, 8 11 ज़ा 88। तो मेरे पास ये 13 तो बन ही नहीं सकता, ये 10.5 वाला भी नहीं बन सकता है। ऑब्वियसली हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट विल बी द राइट ऑप्शन, है ना? तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व योर टेस्ट। इस टेक्निक के मुताबिक आप चीजों को सॉल्व करते जाओगे, देखते जाओ, आपका बहुत फ्लो बनेगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 48 एंड विड्थ इज 6, इट्स लेंथ विल बी। सारे का सारा मैटर करता है फॉर्मूला के ऊपर। तो बच्चों, जो पेरीमीटर होता है वो पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है जरा देखिएगा। पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। गॉट इट? अब हमारे पास पेरीमीटर तो दे दिया गया है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, दैट इज 48। 2 इंटू, अब द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, और विड्थ इज 6। विड्थ 6 है तो लेंथ निकालनी है, तो विड्थ की जगह पे मैंने 6 लिख लिया, है ना? विड्थ की जगह पे मैंने 6 लिख लिया। अब मुझे बताइएगा, ये 2 को इधर डिवाइड कर सकते हैं ना? 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। इज दैट क्लियर? 24 विल बी लेंथ प्लस 6 ना। तो सारे बच्चे मुझे बता दो, लेंथ कितनी आ जाएगी, 18 आ गई। लेंथ कितनी आ गई, 18 आ गई। 100% क्लियर है? क्या तमाम बच्चों को 100% क्लियर हुआ ये वाला? तो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? ओके। उसके बाद है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 14। और आप देखिएगा जब आप कल पेपर दे के आएंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 14 एंड देयर प्रोडक्ट इज 46, देन द नंबर्स आर। अब वो सिंपल सी बात कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 14 एंड प्रोडक्ट इज 42, देन द नंबर्स आर। दो टेक्निक्स हैं। एक होंगे वो वाले स्टूडेंट जो लेंथी मेथड से सॉल्व करेंगे। वो पता है क्या, वो दो नंबर ले लेंगे, सम भी करेंगे। जैसे 2 नंबर हैं, उनका सम कितना आ रहा है, एक्स प्लस वाई, वो कर लेंगे 14 है, और उनका प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 46 है, ठीक है? इस टेक्निक से कर सकते हो, ठीक है? एक तो ये लेंथी प्रोसेस पड़ेगा। दूसरा एक शॉर्टकट पता है क्या होता है, अब वो जो भी नंबर्स हैं वो ये इधर नीचे दिए हुए हैं ना, उनमें से एक नंबर होगा।
तो आप करके देख लो कौन सा नंबर सेटिस्फाई करता है ना मजे की चीज। 7 और 7 करो, क्या सम 14 बनता है? बनता है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, योर आंसर इज 46। नो वे, वी विल हैव द आंसर 49। सो अल्फा ऑप्शन इज नॉट द राइट वन। 8 and 16, sum should be equal to 14. Yes, sum is obviously 14, but when you will multiply 8 into 6, that will be 48. So B option is not the right one, है ना। उसके बाद 9 + 4 करोगे, तो 9 + 4 करो, 9 + 5 करोगे तो 14 बनेगा। यस, ऑब्वियसली 14 बनेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करोगे दैट्स गोना बी 45, तो ये भी नहीं है। 10 और 4 को करोगे 14 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 40 है, ये भी नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑप्शन होना था, या वो नन ऑफ दिस का ऑप्शन होना था। मैंने आपको अभी स्टार्ट में क्लास में बोला था ना, एक एमसीक्यूज होगा, उसमें ऑप्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ है। लेकिन आपको समझ आ गई जज कैसे करना है क्वेश्चन के आंसर को? एक दफा थम्स अप करके बताइएगा। क्या आपको आइडिया हो चुका है ना कि जज कैसे क्वेश्चन को करना था? कि वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लेना था, ऐड भी करके चेक कर लेना था। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, उधर तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं बना, एक आधा होगा। ये रिक्रिएट करते हुए ना नन ऑफ दीज मिस हो गए अंदर। टू नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाइड गिव 32 एंड देयर सम इज नॉट गिवन, द लार्ज नंबर इज। अब ये इनकम्प्लीट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वो क्या क्या कह रहा है, टू नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाई गिव 32। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमारे पास क्या बनेगी, मैं आपको इसका बता देता हूँ। इसको भी, इसको ऑप्शंस को छोड़ो, ये देखो। दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 32 आता है। वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं सुनो। क्या 1 और 32 हो सकते हैं? बिल्कुल। और क्या हो सकते हैं सोचो? 2 और 16। और सोचो क्या हो सकते हैं? 4 और 8 हो सकते हैं। अब उसने बोला लार्ज नंबर वाला कौन सा होगा, तो खुद बताओ लार्ज नंबर वाला कौन सा होगा? अल्फा ऑप्शन वाला, बी ऑप्शन वाला, या सी ऑप्शन, या डेल्टा ऑप्शन है? नन ऑफ दीज। तो किसको चूज करना था? अल्फा ऑप्शन को। लार्ज नंबर इसी में गिवन है ना, क्योंकि उसने बोला है टू नंबर्स वन मल्टीप्लाइड गिव 32। ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये ऐसे आप लोगों ने चूज कर लेना है। 100% क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद है इफ A/B = 2/5, B/C भी गिवन है, A/B/C निकाल के दीजिए। सिंपल सी बात है। अब A/B हमारे पास कितनी है? 2/5। B/C हमारे पास कितनी है? दैट इज 4/5। अब हमने निकालना क्या है? A/B/C। तो ये कैसे निकलेगी जरा देखिएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। देखो, आपने उल्टा एन बनाना है। मुझे इन बेसिक मैथ और इन चीजों के बड़े शॉर्ट ट्रिक आते हैं। सारी चीजें बताता जाऊंगा, बस चुप करके सुनते जाओ। 2 into 4 करो, फिर ये ऐसे उल्टा एन ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ही उल्टा एन होता है ना। क्या उल्टा एन ऐसे ही होता है ना? तो अब ऐसे मल्टीप्लाई करो। 2 into 4 कितना होता है? 8। फिर क्या एरो बन रहा है? 4 into 5 कितना होता है? 20। फिर 5 into 5 कितना होता है? 25। खुद बता दो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। सारे बच्चे यस विद रेड हर्ट्स बना के भेजें अगर 100% क्लियर हुआ है तो। सारे बच्चे रेड हर्ट्स बना के भेजे 100% क्लियर। वैसे लंबी चौड़ी टेक्निक है, हम उसमें पढ़ ही नहीं रहे। अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि A/B है, B/C, और आगे उसने देखो क्या दे दिया, A/B/C, कोई मसले की बात नहीं है। ये बड़ी दफा आते हैं, यूईटी में, नस्ट में, बेसिक मैथ में आ रहे हैं, फास्ट के टेस्ट में आ रहे हैं, एनटीएस में आ रहे हैं। ये बड़ी दफा ऐसी चीजें आती हैं। तो उल्टा एन बना देना होता है। उन दोनों को लिखा और ऐसे उल्टा एन बना के मल्टीप्लाई कर देना है। गॉट इट? ओके। उसको द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, द सम ऑफ ऑल द एजेस विल बी। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम मुझे पता है, वो होता है एक्स क्यूब। मैं बता देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो उसने दे दिया 64 है, और आगे ये इक्वल टू तो एक्स क्यूब होता है ना। हमें तो एज की वो निकालना, सम ऑफ ऑल एजेस। सम ऑफ ऑल एजेस तो बाद में निकालेंगे ना, पहले एज तो निकाल लो, है ना। एज तो निकालो। एज कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट ले लो। तो x की पावर क्यूब इज इक्वल टू 64 लिखा हुआ है ना। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 4 into 4 16 into 4 64 ही होता है ना। चेक कर लो, 24 4 टेकन टू वन सा, और ये बिल्कुल वही होता है। और इसको भी क्या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 4 का क्यूब। बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब मैंने क्यूब रूट ले लिया तो ये लोग क्या है
है ना, 1/3 ले लिया ना, पावर 1/3 दोनों साइड पे ले ली, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, उसने बोला है द सम ऑफ ऑल द एजेस, सारे एजेस का सम निकालना है। तो सम ऑफ एजेस किसका, क्यूब का, उसका फॉर्मूला किसी बच्चे को आता है, नहीं आता, मैं बता देता हूँ। वो होता है 12 × a या 12 × x। तो 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, 4 निकाली। 12 फोर सा कितना होता है, 48, आगे सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि ये क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सारे बच्चे मुझे थम्स अप करके बताएंगे, हर क्वेश्चन के एंड पे आपका थम्स अप मुझे बताएगा कितने बच्चों को क्लियर हुआ है। मरियम को क्लियर है, अबीरा, अरीबा को, सखावत अली, हंजला को, अवैस अहमद, हसन सईद, मुनीब, जुनेद मलिक, फहद, और आगे बहुत हर्ट्स आ रहे हैं फिर वो ना, अंदर आपके नाम मिक्सअप हो रहे हैं। नूरुल ऐन है, आदम अफरीदी, फहद, वेरी गुड, शाबाश। ओके बच्चों, हाउ मैनी 25 करवाता है, तो हाउ मैनी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 30 आर डिविजिबल 4। ठीक है, वो डिविजिबल बाई 4 हो। अब देखो क्वेश्चन को समझो, कंफ्यूज या घबरा नहीं जाना। हाउ मैनी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 30 आर डिविजिबल बाई 4। अब देखो, 4 के डिविजिबल हमको लेने हैं, और लेने भी 30 से छोटे छोटे हैं। तो मुझे बताओ शाबाश, कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप बोलोगे सर पहले तो 4 खुद आ जाएगा, ठीक है, फिर 8 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, और फिर 28 आ जाएगा। 32 नहीं ना आएगा? 32 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लेस देन 30 है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, मजे की बात है, और वो कह रहा है कि हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन, तो ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 है। उसने आपसे टेबल सुन लिया बस 4 का, और कुछ भी नहीं है ना। बहुत इजी बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, और ऐसे ही आते हैं। आगे है, इफ 20% ऑफ 45, हर तरह के मिक्सअप आ रहे हैं। इफ 20% ऑफ 45 इज इक्वल टू 40% ऑफ डब्ल्यू, देन डब्ल्यू इज व्हाट। अब यहाँ पे आपकी टेक्निक मैटर करेगी। छोड़ो एक दफा इस चीज को, जरा इधर आओ, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आपको बहुत हेल्प देगी। जरा देखो, याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं जैसे 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, देख के एक दफा बंदा घूमता है ना कि ये क्या लिखा हुआ है, नहीं ना समझ आ रही। 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, ऐसे घूम जाओगे, ऐसे हमने करना ही नहीं है, हमने एक शॉर्ट ट्रिक नोट करने हैं। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, कई बच्चों को ये पता होंगे जो मेरी पुरानी वीडियो सुनते रहते हैं। जहां पे व्हाट लिखा होगा या विच लिखा होगा, उसकी जगह पे एक्स को लिख देना होता है। जहां पे इज लिखा होता है वहां पे इक्वेलिटी लिखनी है। और आप लोग जानते हो, जहां पे परसेंट लिखा होता है वहां पे 1/100। गॉट इट। और जहां पे ऑफ लिखा होता है उसकी जगह पे मल्टीप्लाई, जैसे कहते हैं 2/3, 4/5, तो 4 × 5। तो अब कर लो ऐसा, 40 की जगह पे 40 आ गया, इस की जगह पे इक्वेलिटी आ गया, वर्ड की जगह पे एक्स आ गया, परसेंट की जगह पे 1/100 आ गया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई व्हाट परसेंट, तो 1/100 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह पे, और 200 का 200 आ गया। ये दो सिफरें दो सिफरों से कैंसिल हो गई। तो हमारे पास 40 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। तो 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, 20%। 100% क्लियर हुआ? सारे बच्चों को 100% क्लियर हुआ ना? तो हमने ये टेक्निक अप्लाई करनी होती है, ठीक है। आ जाओ जरा अब अपने क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास लिखा हुआ क्या है? इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास लिखा हुआ है, इफ 20% ऑफ 45, तो हम तो वही करेंगे। 20%, 20% की जगह पे 1/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 45 का 45 आ गया, इज इक्वल टू आ गया, तो इज इक्वल टू मैंने डाल दिया। आगे 40% है, तो 40/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, डब्ल्यू लिखा है तो बच्चों डब्ल्यू लिख लो। अब सच्ची सच्ची बताइएगा कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें से डब्ल्यू को सेपरेट करना। अब इसमें तो कोई चीज बचती ही नहीं है, यानी आप लोगों ने बेसिक सी चीज है यहाँ पे, इस पूरे पूरे क्वेश्चन के अंदर अब बेसिक सी चीज है, हमारे पास डब्ल्यू रह चुका हुआ है ना। अब ये डब्ल्यू को आप लोगों ने सेपरेट करना, मैं आपको करवा भी देता हूँ, इसमें कोई मुश्किल या ऐसी चीज है ही नहीं। जरा देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास ये 0 0 से कैंसिल कर दीजिए, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, देखो इधर ही सिंप्लीफाई हो गया। ये 0 0 से कैंसिल कर दो, 2 2 ज़ा 4, और 2 5 ज़ा 10।
ऐसे ही है, तो इधर लेफ्ट साइड पे 9 बचता है और राइट साइड पे ऊपर 2 बचता है, साथ W भी है और नीचे 5 बचता है। एम आई राइट? 2 और ये इसको 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स गोना बी 45, और 2 को डिवाइड कर दो और इधर W बच गया। तो आपको पता है 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4.5 आ गया। तो राइट ऑप्शन W का कितना आ गया? 22.5। सारे बच्चे थम्स अप या रेड हर्ट्स बना के भेजेंगे। 100% क्लियर हुआ है? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? अ फ्रूट इज इन रेशियो 5:2। एक चीज और याद रख लो, जो रेशियोज होती हैं बच्चों, ये कभी भी एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताती। रेशियो एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताती। मैं आपसे कहता हूं, आपकी या हमारे पेरेंट्स की एजिस में रेशियो है 2:1, तो क्या ये एजिस है? नो। तो रेशियो से एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए देर इज अ नीड कि हम किसी एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की जगह पे 20 पुट कर लो। इट मीन्स के पेरेंट्स की एज 40 ईयर है, फादर की एज, और हमारी एज 20 है। तो रेशियो जो गिवन होती हैं, रेशियो कभी भी एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताती, उसके साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई करें तब वो एग्जैक्ट नंबर आता है। इस चीज को याद रखना है। अब जैसे क्वेश्चन है, अ फ्रूट इज इन द रेशियो ऑफ 5:2, तो इसका ये मतलब है कि जो फ्रूट गिवन है, फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे एप्पल है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक साइड पे फॉर एग्जांपल बनानास की बात हो रही है, एक साइड पे स्ट्रॉबेरी की बात हो रही है, तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी के बीच में जो रेशियो है वो 5:2 है। इसका ये नहीं मतलब कि 5 एप्पल हैं 2 स्ट्रॉबेरीज हैं। इसका ये नहीं मतलब 5 kg एप्पल हैं और 2 kg स्ट्रॉबेरीज हैं। नो वे, ये रेशियो को बता रहा है। वी डोंट नो कि वो केजी में बात कर रहा है, वो नंबर में बात कर रहा है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो फ्रूट एग्जैक्ट 5 और 2 नहीं है। वो फ्रूट ना तो 5 है ना 2 है, बल्कि वो रेशियो ही है। गॉट इट? अच्छा, अब यहां पे देखिएगा, हमारे पास लिखा हुआ क्या है? अ फ्रूट इज इन रेशियो 5:2। इफ टोटल इज 42, द लार्ज शेयर इज। टोटल कितना? 42 है। अब मैं आपसे इस को सॉल्व करवा सकता, आपको सबसे आसान बताता हूँ। मुझे बताइए, जो फ्रूट रेशियो, ठीक है ठीक है, अब आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है। जी जी, माइक ऑन है मेरा। अच्छा जी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर फ्रूट 5:2 में है तो वो फ्रूट कितना होगा? 5x 2x होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं कहता हूं भाई आपकी और फादर की एज में रेशियो है 2:1। अगर कोई पूछे कि आप लोग बताओ कि आपकी एज कितनी है और फादर की एज कितनी है, आप बोलोगे फादर की एज 2x है, हमारी 1x है। एक्स में भी एनी नंबर ना, तो इज दैट क्लियर कि एक्स से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखिएगा, 5 और 2 है, अब वो कह रहा है टोटल इज 42। टोटल का मतलब क्या है? 5x और 2x को मल्टीप्लाई कर, सॉरी ऐड कर लो तो टोटल 42 है। और ये कितना बनता है? ये 7x बनता है, विल बी इक्वल टू 42, है ना? तो 6 को अगर आप 7 से करोगे तो 42 होता है, तो 7 6 42, है ना? तो x की वैल्यू 6 आ गई, लेकिन ये तो नहीं पूछा हुआ था द लार्जर शेयर।
लार्जर शेयर कौन सा था, 5 वाला था। तो फिर क्या करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लार्जर, हमारे पास 5x ही है ना, तो इसमें 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 30। तो राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। अगर स्मॉलर शेयर पूछता, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 हो जाना था। इज दैट क्लियर? एक दफा थम्स अप या हर्ट्स बना के भेज दो। दिस क्वेश्चन इज 100% क्लियर। क्या ये क्वेश्चन 100% क्लियर हुआ है? ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। आगे अब ये देखो, 40,404 प्लस है, ये वैसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नंबर दिए होते हैं, नथिंग हाइड इन दीज क्वेश्चंस। कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन में नहीं है। जैसे ये है, देन अगर इनमें से माइनस कर दो तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल सी बात है। ये निकालने के लिए हमें x चाहिए है, और x को हम इस वाली इक्वेशन से निकाल लेंगे, है ना। कोई मसले की बात नहीं है, सारे बच्चे जरा इसको करके दिखाएं। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को निकालना चाहें, तो ये 44,444, इसमें से माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस हो रहा है उधर चल के माइनस हो जाएगा, 40,404। तो x की वैल्यू आप लोगों ने निकाल लेनी है, इधर लिख लेना है 44 है, और 444, और इधर 40 और 404, ऐसे ही है। तो ये जीरो, इधर 4, इधर जीरो, इधर 4, ऐसे ही है। तो ये 40 और 40 हमारे पास बच गया, ऐसे ही है। अब देखो हमारे पास क्या बन गया, 40 × 40। ठीक है। अब ये x की वैल्यू इधर पुट कर लो। ठीक है, तो इधर क्या है, 40 और 404 माइनस, अब 10 × x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 40 40 तो लिखा हुआ ही है, एक जीरो और ऐड हो जाएगी, है ना। तो ये 40,404 है, ये 40,400 है, तो पीछे क्या बचेगा, 4 बचेगा, है ना। कितना मासूम सा क्वेश्चन था। सारे बच्चे बताएं 100% क्लियर हुआ? सिर्फ आपको ये नंबर्स में चेंज करा कि बच्चे टेस्ट देने इस्लामाबाद गए होंगे, इधर उधर सेंटर बना होगा, तो उनको ये चार चार देख के ना ऐसे अजीब अजीब हो रहा होगा। तो ऐसे थोड़ा सा ना हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि चार चार देख देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाए, कि सफ़र करके गया होगा। तो ऐसे ही, और कुछ भी नहीं है। खैर, आगे है नहीं, ऐसी कोई मेंटेलिटी नहीं होती यार वालों की, ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस से कुछ भी टेस्ट में आ जाता है। द नंबर हु 7% इज 42 इज। तो जरा देखो, वो नंबर वो 7% इज 42, और वो नंबर क्या है, वो एक्स नंबर है, यानी कि 7% इज 42। तो इसको मैं क्या क्या कह सकता हूं, 7% इज 42। तो वो नंबर हमारे पास टोटल कितना होगा, तो व्हाट इज नंबर, व्हाट यानी एक्स इज नंबर हु 7%, 7% हमारे पास कितना है, वो नंबर हमने निकालना है, 7/100। 7% का मतलब यही होता है इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो वो नंबर आप लोगों ने निकालना है, वो नंबर निकालना है। तो यहाँ पे x, द नंबर x हु 7%, यानी 7/100 इज, इसकी जगह पे इक्वल टू आ गया, वो 42 है। तो ये पूरी हमारे पास सिनेरियो बनेगा। अब बच्चों, x इंटू 7/100 का मतलब 0.07 हो गया, इज इक्वल टू 42। तो x निकालना है, तो 42 डिवाइडेड बाई 0.07 आ गया। एक काम करते हैं, ये पॉइंट खत्म करो, दो जीरो ऊपर लगा लो। तो क्या बन गया, 4200 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 6 42 और साथ जीरो जीरो आ गया। तो वो नंबर हमारे पास कितना बना, 600 बना। दैट नंबर विल बी 600। फौरन से मुझे थम्स अप या रेड हर्ट्स बना के भेजा करो, मुझे आइडिया हो जाता है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। कोई मसले की बात तो नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज। ओके, लेट मी चेक वन मोर थिंग, के हमारे पास जो प्राइम नंबर होती है वो नंबर कौन सा होता है, जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अगर मैं पूछूं आपसे फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो कहते हैं 2 होगा वो रेड हार्ट बनाएं, और जो कहते हैं 3 होगा वो थम्स अप करें। 2 वाले रेड हार्ट्स, और थम्स अप वाले जो 3 वाले हैं वो थम्स अप। सब ने थम्स अप किए, एक ने रेड हार्ट बना दिया, बिल्कुल यू आर राइट। 3 फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर है।
टू तो प्राइम नंबर पहला है, लेकिन मैंने पूछा फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, तो दैट विल बी थ्री। अगर मैं सिंपल पूछता ना कि फर्स्ट प्राइम नंबर, तो वो टू होना था। अगर मैं पूछता हूँ फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, वो भी टू होना था, लेकिन फर्स्ट ऑड ये। अच्छा, अब सम ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर निकालना है। तो क्या आप लोग जानना चाहते हो कि ये सम कैसे निकाले जाते हैं? एक तो वो बड़ा देसी सा तरीका होता है ना, टू है, थ्री है, फाइव है, फिर सेवन है, फिर इलेवन है ना, ऐड कर दो। एट और फाइव, ये कितना हो गया? एट और फाइव 13, 20, और ये हमारे पास 28 बनता है ना, देखो ना। फाइव और फाइव 10, और सेवन 17, 28 बनता है ना, ये देखो 28 ही बन रहा है, दैट इज नॉट एट, ये 10 बन गया ना। 17 और वन 18, 28, एक तो ये है। एक ये भी तरीका है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू। अब नंबर्स टोटल कितने हैं? फाइव, ऐसे ही है। तो सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव हमारे पास कितना हो जाएगा? ये नहीं हम यहाँ पे यूज कर सकते, वो नेचुरल नंबर के लिए होगा। तो इसको नहीं कर सकते बिल्कुल, ये फिर देसी तरीका ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर प्राइम नंबर की जगह पे नेचुरल नंबर होते तो फिर कर सकते थे, फिर कर सकते थे। नेचुरल नंबर के लिए ये यूज करते हैं एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, या ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। तो मैं सारी सात से चीजें क्लियर कर रहा हूं ताकि कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि ये क्यों नहीं यूज किया। ठीक है। तो 28 विल बी द राइट ऑप्शन। ओके। के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, द वैल्यू ऑफ फोर प्लस के स्क्वायर। सारे बच्चे बताएं इसका वैल्यू कितना होगा। अब आप लोग ये देखोगे कि के स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। ऐसा ही है ना। अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो माइनस वन का स्क्वायर रूट तो आयोटा होता है कि नहीं है? आयोटा के इक्वल होता है। सही है। तो फोर प्लस के का स्क्वायर है, तो बच्चों पुट कर लो, फोर प्लस के का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, है कि नहीं है? अब मैं इसमें वैल्यू यूज कर लूंगा। 16 प्लस एट इंटू के की जगह पे मैंने क्या पुट कर लिया? के की जगह पे, अच्छा आंसर में के है तो के की जगह पे मैंने के ही रहने दिया है, प्लस के स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता तो वो माइनस वन बन गया। तो बच्चों ये बन गया 16 प्लस एट के माइनस वन। 16 में से वन को माइनस किया तो 15 प्लस एट के। सारे बच्चे बताइएगा 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एल्फो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा। अब आप बोलोगे सर के की जगह पे आयोटा क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि मैंने आंसर देखे तो आंसर में आयोटा नहीं था ना, नहीं तो मैं इधर आयोटा पुट कर लेता। ठीक है। अच्छा 20 तक इसके मैं करवा रहा हूँ ना क्वेश्चन, जितने आएंगे उधर भी। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। सारे बच्चे थम्स अप नहीं रुकने चाहिए जब क्वेश्चन क्लियर होता है बच्चों। थम्स अप किया करो ताकि मुझे पता चले, फिर मैं आगे मूव करता जाऊं। वेरी गुड वेरी गुड। जुनेद मलिक, अरीबा ने, आयशा ने, फिर साइम भट्टी सगीर है, और फिर पास वन महीन, अनीरा जका, और हिबा बिनते इफ्रा, आदम अफरीदी, मुजम्मिल, मुसब, रमीसा भट्ट, लियाकत अली, मुनीब, हारिस खान। वेरी गुड शाबाश। अच्छा जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट पॉजिटिव नंबर इज द स्क्वायर रूट इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 40? ओके। फॉर व्हाट पॉजिटिव नंबर इज द स्क्वायर रूट इक्वल टू द नंबर डिवाइडेड बाय 40? यानी आप लोग समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूं, कि वो नंबर बताइए, पॉजिटिव नंबर बताइए, जिसका स्क्वायर रूट लो ना तो सेम आंसर आए। जिस तरह एक नंबर कोई है उसको 40 पे डिवाइड करो तो वो नंबर आए। तो ये ए वाला नंबर और ये वो वाला नंबर, ये बराबर होने चाहिए। स्क्वायर रूट भी लो किसी नंबर का तो वो सेम आए, और किसी उस नंबर को 40 पे डिवाइड करो भी तो वो नंबर सेम आए, तो वो क्या होना चाहिए? वो एक नंबर क्या होना चाहिए? सोचो। अगर हम यहां से काउंट करें 1600 को, 1600 को अगर हम काउंट करें, अब मुझे ये बताओ 1600 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 40 को 40 से करोगे
तो 0 4 4 पर 16, बिल्कुल 1600 बनता है। क्या मैं कह सकता हूं 1600 का स्क्वायर रूट 40 होता है? ऐसे ही है। तो ये हमारे पास वो नंबर बनेगा। अब इसको निकालने का आसान तरीका पता है क्या होता है? आपने ऐसे देखना है कि 40 × स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू नंबर एक्स, वो इस नंबर एक्स के इक्वल होगा। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट एक्स है इसकी जगह पे हम टी पुट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये 40t, ऐसे ही है, ये 40t हमारे पास बन गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका स्केयर लोगे इसको खत्म करने के लिए तो ये टी स्केयर बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा t × t - 40 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। तो वो नंबर 40 होगा, और वो होगा क्या? वो 1600। जिसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो 40 बनेगा। मैंने आपको सिंपल सा तरीका कार बता दिया है। और किसी में भी ये चीज फुलफिल नहीं होती, सिर्फ 40 में ये फुलफिल होती है। और वो नंबर 40 नहीं है ना, क्योंकि उसने बोला फॉर व्हाट पॉजिटिव नंबर इज द स्क्वायर रूट इक्वल टू द नंबर डिवाइड बाई 40। यानी कि उसका स्क्वायर रूट लो तो वो डिवाइडेड बाई 40 भी हो सकता है। तो क्या 40 40 पे डिवाइड हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। 40 40 पे हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। और 1600 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है? 40 होता है। तो यही उसने पूछा हुआ था। आगे लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब आप बोलोगे हमें तो सीक्वेंस ही नहीं गिवन है। तो सीक्वेंस निकालना भी नहीं है बच्चों। सिंपल इज दैट, एन की वैल्यू 5 यूज कर लो। A5 विल बी इक्वल टू 4 × 5 - 1 स्क्वायर - 2। तो A5 विल बी 4 × 5 - 1, 4, 4 का स्क्वायर 16 - 2। तो बच्चों A5 विल बी, 16 को 4 से करोगे तो 64 आ जाएगा, है ना? 16 4 × 64 होता है ना? एम आई राइट? 32 दो होगा, और 32 32 64 में से दो गए तो 62 बनेगा। क्या 62 ही बना? यस, 100% क्लियर है। इज दैट क्लियर? और जो बैच वाले बच्चे हैं आपके लिए गुड न्यूज़ है, अभी आपको क्लास के बाद ये पूरी असाइनमेंट मिलेगी। बल्कि ये 3 ही क्वेश्चन है कि ये मैंने सारे करवा दिए, ये आप लोगों ने खत्म कर देना है। सारे बच्चे एक दफा रेड हर्ट्स बना के भेजो। क्या बेसिक मैथ 100% क्लियर हुआ? थोड़ा सा टेस्ट आ जाए एनालिटिकल रीजनिंग का भी ना, तो फिर 8:30 तक क्लास वाइंड अप कर दूंगा। 8:40 8:30 तक फिर आपको मैथ को स्टार्ट करवा दूंगा। वो ठीक है ना? वेरी गुड वेरी गुड। ये जिनका एयर का टेस्ट आ रहा है उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। और इसमें क्या पंजाब यूनिवर्सिटी वालों की भी तैयारी हो रही है? ऊपर चेक कर लो, यही बेसिक मैथ आता है। इसी तरह की चीजें आपकी आती हैं यूईटी वगैरह में भी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में यूईटी में बेसिक मैथ के नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे होते हैं। ओके बच्चों, अब आगे क्या सिनेरियो जरा पढ़ते हैं। सिनेरियो हमारे पास गिवन है, बड़ा ही प्यारा सा सिनेरियो है। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, देन। अच्छा, ये तो बिल्कुल हम करके भी आए, लेकिन आपको मजे की चीज बताता हूं। स्टेटमेंट बेस भी आते हैं, सिनेरियो बेस भी आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग स्टेटमेंट बेस भी होता है, सिनेरियो बेस भी होता है। तो ये सारे एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन सी, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर इन अ कंपनी ए बी सी, ये थोड़ा सा हटके भी आता है ना, आप लोगों ने एनटीएस भी दिया होगा, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो ऐसे होता है, एक स्टेटमेंट दी होती है, उसके नीचे रूल्स लिखे होते हैं, और उसके नीचे ना 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, है ना? या फिर ऐसे एक लाइन का भी एक एक क्वेश्चन भी आ रहा होता है। Again, in a company, A, B, C, D, and U, V, W, X are two groups. At least one member from both groups must attend meeting, but X cannot come unless B comes. यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि B आएगा तो X आएगा, X alone नहीं आ सकता, X अकेला नहीं आ सकता, B के साथ ही X आएगा। But X cannot come unless B comes। यानी X तभी आएगा जब B आएगा। क्या B अकेला आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बी एलोन आ सकता है। बी एलोन आगे मैंने टिक कर दी कि बी अकेला आ सकता है, एक्स अकेला नहीं आ सकता, अनलेस बी कम्स। एंड ए कैन नॉट कम विद वी, यानी ए और वी का आपस में नहीं बन रही, इसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं। तो ये वो टेक्निक्स हैं जो आपको ऐसे ये करना पड़ता है, अपनी पूरा ये स्केड्यूल बनाना पड़ता है इस क्वेश्चन का, फिर आप इजीली कर सकते हो। विच कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल? कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पे पॉसिबल है, जरा मुझे बताइएगा। ठीक है, जरा देखें।
क्या हमारे पास ए वाला ठीक है, ए बी यू एक्स, एक्स अकेला आ सकता है? नहीं आ सकता। कब आएगा? जब बी आएगा। तो भाई बी भी आया पड़ा है, एक्स भी आया पड़ा, तो मुझे ए से कोई एतराज नहीं है, ए बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अब बी वाला देखो, बी ए वी एक्स, मेरे भाई ए और वी तो इकट्ठे नहीं आने चाहिए ना, यहाँ पे तो ए और वी इकट्ठे आए पड़े हैं, तो ये भी गलत हो गया। आगे देखो, ये एक्स अकेला क्या कर रहा है, ये तो तभी आएगा जब बी आ सकता है, तो ये भी गलत हो गया। बी डी यू डब्ल्यू, देखो बी अकेला आ सकता है, मैंने टिक लगाई हुई है, बी अकेला आ सकता है, और डी यू डब्ल्यू तो ये भी ठीक है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन एंड डेल्टा ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ? क्या सारे बच्चों को 100% क्लियर हुआ? थम्स अप करके बताइएगा। वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद है इफ ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर पेट्स, देन, फिर कौन सी बात हमारे पास ठीक होगी? ऑल कैट्स आर पेट्स, अब उसने कहीं पे ये जिक्र नहीं किया हुआ कि सारी कैट्स होंगी वो पेट्स होंगी, उसने जिक्र नहीं किया हुआ। सम कैट्स आर पेट्स, उसने कहाँ पे जिक्र किया हुआ? इफ ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर पेट्स, तो वो सम एनिमल्स के अंदर उसने क्या कैट्स लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। नो कैट्स आर पेट्स, ये भी उसने नहीं लिखा हुआ कि बिल्लियां जो हैं वो पेट्स नहीं होंगी। फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है इन अ सिटिंग अरेंजमेंट ए सिट नेक्स्ट टू बी नॉट एग्जैक्ट टू सी, इफ डी सिट नेक्स्ट टू सी हु मस्ट सिट नेक्स्ट टू डी। तो नेक्स्ट टू डी हमारे पास कौन बैठेगा? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए बी के है और सी डी के होगा, तो हु सिट नेक्स्ट टू डी, डी के नेक्स्ट कौन सा होगा? सी होगा। यानी ए और बी नेक्स्ट होंगे, और डी सिट्स नेक्स्ट टू सी, हु मस्ट सिट नेक्स्ट टू डी, तो वो सी होगा। जैसे ए और बी आपस में आमने सामने, इस तरह सी और डी, डी के सामने सी और सी के सामने डी, डी के सामने सी होगा और सी के सामने डी होगा। उसके बाद है इफ रेड इज कोड एज 1854, देन हाउ इज ब्लू कोडेड? ये मजे का क्वेश्चन है। आप लोग बोलोगे ये क्या हो गया? आर ई डी, लेट मी चेक। हाँ मुझे समझ आ गई है, गॉट इट। ये अल्फाबेटिकली नाम दिया हुआ है। ए बी सी पूछ रहे हैं आपसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतने आसान सवाल होंगे? आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये छोटी एबीसी आगे चल के बड़ी होगी ना, अब उसने छोटे बेचारे ने थोड़ी रहना है। अच्छा, अब देखो आर का नंबर कौन सा आ रहा है, जरा काउंट करें। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आर के लिए 18 आया। ई के लिए कौन सा नंबर है? 5 है, चेक कर लो। डी के लिए कौन सा है? 4 है, चेक कर लो इधर, है ना। तो ब्लू, बी के लिए कौन सा होगा? 2 होगा। एल के लिए कौन सा नंबर होगा? यहाँ पे 12 होगा। ठीक हो गया। उसके बाद यू के लिए कौन सा नंबर होगा? यहाँ पे किधर गया? ये यू है, यू के लिए, यू के लिए तो मैंने लिखा नहीं। 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो यू के लिए क्या होगा? 21 हो जाएगा, और ई के लिए कौन सा होगा? 5 होगा। तो ये चेक कर लो, ये कहाँ पे लिखा है? 21 22 15, 21 22 15 अल्फा ऑप्शन। क्या 100% क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग जो आई क्यू है फास्ट में, उसमें भी हेल्प करेंगे। आप लोगों को एमटीएस में भी हेल्प करेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी हेल्प करेंगे। बच्चों अपना ये सारी चीजों को कवर अप करते जाओ, 100% चीजें क्लियर होंगी। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इफ ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी। सही है। अगर सारे ए जो हैं वो बी हैं और कुछ बी जो हैं वो सी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ए आर सी, ये तो नहीं लिखा हुआ, ये तो नहीं लिखा हुआ। सम ए आर सी, तो ये भी नहीं लिखा हुआ ना, उसने तो लिखा हुआ सम बी आर सी, सम ए आर सी तो नहीं लिखा हुआ। नो ए आर सी, कोई ए सी नहीं है, ये भी नहीं मेंशन है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इफ पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज आर, देन
इससे हमारे पास क्या एक चीज निकलती है, इससे हमारे पास होता है कि जो P इंप्लाइज है R होगा। जैसे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, तो इसका मतलब है A ग्रेटर देन C हो जाएगा, है ना। उसके बाद है इन द फूड चेन ग्रास ओपर फ्रॉग और स्नेक, द स्नेक इज, स्नेक यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ना, स्नेक जाके प्राइमरी कंज्यूमर होगा, नो वो फ्रॉग है, उससे आगे ये टर्शरी कंज्यूमर बनेगा, डेल्टा ऑप्शन। मेरी बात समझ आई है? जिन्हें ग्रास ऊपर उसका सोर्स, मतलब फूड चेन में ग्रास ऊपर फिर फ्रॉग और फिर स्नेक, तो ये प्राइमरी बना, ये सेकेंडरी बना, ये टर्शरी कंज्यूमर बना। तो ये कौन सा कंज्यूमर होगा, टर्शरी कंज्यूमर होगा, तीसरे नंबर पे आने वाला। फिर इफ ऑल आर्थ्रोपोड्स जो होंगे, आर्थ्रोपोड्स होंगे हैव कंपाउंड आईज एंड स्पाइडर्स आर आर्थ्रोपोड्स, देन इससे फिर हमारे पास क्या निकलता है, ऑल स्पाइडर्स हैव कंपाउंड आईज, ऑल स्पाइडर्स हैव कंपाउंड आईज। जो ऊपर नॉलेज गिवन होगा स्टेटमेंट, उसी के अकॉर्डिंगली रिलेट करना है। गॉट इट। उसके बाद सिक्स फ्रेंड्स अदील बिलाल फहीम हाशिम जिब्रान इमरान सिट इन अ साइकिल, इमरान इज लेफ्ट ऑफ हाशिम, फहीम इज between अदील एंड बिलाल, जिब्रान इज between इमरान एंड अदील, हु इज लेफ्ट ऑफ बिलाल, लेफ्ट ऑफ बिलाल पे कौन सा होगा। अगर मैं अरेंज करूं साइकिल को, तो जो इमरान होगा वो किधर बैठा हुआ है, इमरान सिट्स, ये लेफ्ट ऑफ हाशिम, इमरान जो है वो हाशिम के लेफ्ट पे बैठा हुआ है। जिब्रान जो है वो इमरान और अदील के बीच में होगा, इमरान और अदील के बीच में होगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करूं, एक साइकिल है पूरा इस तरह का साइकिल बना हुआ है, ये साइकिल की बात हो रही है, वो वाला साइकिल नहीं है चलाने वाला, ये वाला साइकिल है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलते जाएं तो पहले इमरान आ जाएगा, ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हाशिम, फिर हमारे पास इधर जिब्रान, इधर अदील, इधर फहीम, इधर बिलाल। तो ऐसे, तो हु इज लेफ्ट ऑफ बिलाल, एक मिनट, साइकिल दोबारा बनाते हैं, साइकिल दोबारा बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिक्स फ्रेंड्स हैं, इमरान इज, एक साइकिल मैंने बना दी, ओके। अब जो जो लिखा हुआ है वैसे करते जाते हैं, ठीक है। इमरान इज लेफ्ट ऑफ हाशिम, इमरान जो है, यहाँ पे अगर हाशिम है तो इमरान उसके लेफ्ट पे होगा। उसके बाद है फहीम इज between अदील एंड बिलाल, मान लो इधर अदील है और इधर बिलाल है, तो इसके बीच में कौन होगा, फहीम होगा। जिब्रान इज between इमरान एंड अदील, इमरान और अदील के बीच में कौन आ रहा है, जिब्रान, जे इधर मैंने लिख लिया। वो इज लेफ्ट ऑफ बिलाल। अब देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा, फहीम, लेफ्ट ऑफ बिलाल फहीम बन रहा है ना, कोई कंडीशन कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रही। इमरान इज लेफ्ट ऑफ बिलाल, इमरान जो है इज, नहीं नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है इमरान इज लेफ्ट ऑफ हाशिम, इमरान लेफ्ट ऑफ हाशिम, बिल्कुल ठीक है, ये हाशिम का ये राइट बना, ये लेफ्ट बना, ठीक हो गया। फहीम इज between अदील एंड बिलाल, अदील और बिलाल के बीच में फहीम आ गया। उसके बाद जिब्रान इज between इमरान एंड अदील, जिब्रान जो है वो इमरान और अदील के बीच में इधर लिख लिया। उसका हु इज लेफ्ट ऑफ बिलाल, तो लेफ्ट ऑफ बिलाल हमारे पास कौन सा बनेगा, फहीम बनेगा। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन आपके एनालिटिकल रीजनिंग के इस तरह के आते हैं, तो इसको आप लोगों ने देखना है। उसके बाद हमारे पास है premises three married couples, the men are Ghani Firoz and Ehsan, and the women are Amna, Bushra and Chandni, are seated for dinner around in a circular table. आगे कुछ अरेंजमेंट है, द सीटिंग अरेंजमेंट इज सच दैट men and women alternate, no husband is sitting next to his own wife, Amna sits to immediate left of Ghani. Bushra sits opposite the man who is her husband. Firoz is not Bushra's husband and does not sit next to her. अब इसमें लिखा हुआ है in the dining room sitting arrangement. If each man sits opposite his wife, the correct pair will be. अगर हर बंदा अपनी बेगम के सामने ही बैठेगा, तो इसमें करेक्ट कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे देख लो कि एक साइड पे आप फीमेल को बिठा दीजिए, एक साइड पे मेल को बिठा दीजिए। तो अब हर के सामने रख लें, मतलब इधर सारी फीमेल वो लिख लें और इधर सारे मेल को लिख लें। अब मेल में हमारे पास गनी है, फिरोज है और एहसान है। अब इनके आगे जो
एंड द विमेन आमिना, गनी के सामने आमिना और फिरोज दूसरे नंबर पे है, तो इधर बुशरा, और इधर से एहसान है तो इधर चांदनी। ठीक है। तो ऐसे अब वो कह रहा है सिंपल सा क्वेश्चन कि इन द डाइनिंग रूम इन ईच इफ ईच मैन सिट्स ऑपोजिट इज वाइफ, ठीक है, द करेक्ट पेयर विल बी, तो गनी के आगे क्या आ जाएगा? ठीक है, आमिना या फिरोज एंड चांदनी, फिरोज और चांदनी नहीं हो सकता। एहसान एंड बुशरा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये भी नहीं है। एहसान एंड चांदनी हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकते, तो गनी एंड, ये यहाँ पे स्पेलिंग पता नहीं ये सही नहीं लिखे, फिरोज एंड चांदनी की बात करो ये ठीक है, ऊपर वाले के ऑप्शन ही ठीक नहीं लिखा हुआ। ठीक है। उसके बाद है इफ ब्लैक फीमेल एंड येलो मेल कैट्स क्रॉस द परसेंटेज, जो हमारे पास हेट्रोगोट्स होंगे इन नेक्स्ट जनरेशन इज, मतलब आपके ये मिक्सअप होंगे बायोलॉजी के भी और इस तरह करके, तो उसमें हेट्रोगोट्स कितने आ जाएंगे? 50% आएंगे। ये बायोलॉजी के रिलेटेड था। तो खैर इस तरह के आप लोगों के पास आता है, ये नीचे मैंने सोल्यूशन आप लोगों के लिए किया हुआ है ताकि आप बच्चे इसको देख भी सकोगे। आगे फिजिक्स है, उसको जरा देख लो आप लोग। फिजिक्स को भी एक दो नजर आप लोग देख लो, फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही होती हैं। स्टार्ट करें। एक दफा थम्स अप कर दो सारे बच्चे। कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? वेरी गुड। अच्छा, फिजिक्स में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज, जरा प्रैक्टिस कर लो फिजिक्स जितनी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है? पावर होती है। पावर आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, ये मैं बता देता हूँ अगर नहीं पता तो। ठीक है। पावर ऑफ लेंस जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है ना। ठीक, और फोकल लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में किया जाता है। और यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? डायोप्टर होता है। खैर इतनी लंबी चौड़ी तो नहीं बातें लिखी हुई। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या होगा? पावर होगा, बी ऑप्शन। आइडियल गैसेस हैव जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट करस्पॉन्ड्स टू, वो किसको करस्पॉन्ड करता है? ग्राउंड स्टेट में तो मिनिमम एनर्जी। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वाट होता है, ये दूसरा पावर है, पी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है। उसके बाद एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सी पे सबसे ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन, स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होती है? ग्लास के अंदर होगी, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इसको तो इनर्शिया बोला जाता है। ये एयर के ओरिजिनल क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक। ठीक है। उसके बाद है जो लास्ट टाइम आए हुए थे, उसके बाद इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इफ अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम 200 किलोमीटर पर और विद वेलोसिटी इतनी है, द हाइट डिपेंड ऑन, हाइट किस पे डिपेंड करेगी? हाइट डिपेंड करेगी हमारे पास किसके ऊपर? टाइम ऑफ फॉलिंग बॉडी के ऊपर, यानी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, टाइम ऑफ फॉल ओनली के ऊपर। तो वो निकाल कैसे सकते हो? हाइट होगी एच इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो दैट विल बिकम हाफ जी टी स्क्र। तो हाइट किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रही है। गॉट इट? ओके। उसके बाद एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी लॉन्च सो दैट द मैक्सिमम हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ, मैक्सिमम हाइट पे जाकर काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, दैट विल बी 45 डिग्री। उसके बाद है इफ टी कॉपीज आर मेड पर सेकेंड, और उसके बाद द नंबर ऑफ कॉपीज मेड इन एम मिनट्स आर, तो वो कितनी हो जाएंगी? तो वो टोटल हमारे पास हो जाएंगी टी 60 × T × M। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अच्छा ये आप 45 डिग्री वाला निकाल भी सकते हो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास होता है ना, उसके लिए यूज करना है आप लोगों ने हाफ एम वी साइंस स्केयर वाला यूज कर लेना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, तो वो किस तरह देते हैं? इलेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बिकम v इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, तो W इज इक्वल टू क्यू वी, तो वर्क डन ही एनर्जी होता है, तो क्यू वी आएगा। क्यू वी कहाँ पे लिखा है? अल्फा ऑप्शन में। विच पेयर कॉन्टेन्स ओनली स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी मैस और टाइम है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड अर्थ रेडियस, इनके बीच का कौन सा रिलेशन होता है? G इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है, तो G हमारे पास इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर। गॉट इट? तो ये हमारे पास सी ऑप्शन। इन अ कन्वेक्स लेंस इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 मीटर, फोकल लेंथ इतनी है, इमेज साइज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट इज,
वो क्या होगा, इमेज का साइज तो बिल्कुल सेम होगा। क्यों भला, फोकल लेंथ कितनी है, +15 मीटर है। और पी, और ये कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। और हमारे पास जो आ रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 मीटर है। दैट इज डबल ऑफ फोकल लेंथ ना। तो अगर डबल हो जाए तो फिर हमारे पास जो इमेज होती है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट वो सेम होती है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डबल आ जाए फोकल लेंथ से, तो इमेज बिल्कुल क्या होगी, सेम बनेगी। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन इज अप्रोक्सीमेटली 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ठीक है, आपको पता है सिस्टोलिक बड़े वाला हाइट वैल्यू 120 होती है, और जो डायसिस्टोलिक होता है वो 80 होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हर बंदों में अलग अलग होता है। कई बंदे होते हैं ना, एज के साथ साथ उनका ना वो वेन्स कंप्रेस हो जाती हैं, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपका 130 नॉर्मल काउंट होगा, आपका 125 नॉर्मल होगा। हमारे सिलेबस पे 120 और 80 लिखा हुआ है। तो इसमें कितना गैप है, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या होता है, इज सर्कुलर। इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट, आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं तो ये जो हमारे पास एरिया होगा ये डिस्टेंस को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है, और एक्सेलरेशन स्लोप को बताएगी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ को एक्सेलरेशन बताती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। एक और क्वेश्चन, ऐसे यूनिट ऑफ हीट इज जाउल होता है। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद बच्चों ये फिजिक्स के सारे आपको मिलेंगे, ये काफी ज्यादा लिखे हुए हैं, इसको भी आप लोगों ने एक नजर पढ़ लेना करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास हैं कुछ केमिस्ट्री के भी, देखना चाहोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ये मैं नहीं करवा रहा, कई बच्चे केमिस्ट्री के नहीं है, ये आप लोगों को अभी आ जाती है। पूरी की पूरी पीडीएफ आपको कम्युनिटी के अंदर आ जाती है, इसको जरा देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने एनटीएस देना है, जिन बच्चों ने एयर का टेस्ट देना है, कॉम सेट्स का आगे टेस्ट देना है, पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, तो उनके लिए ये सारी चीजें हैं। एक दफा इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये सारी पीडीएफ भेज दें, एक नजर इसको पढ़ लेना, सारी चीजें कवर अप होंगी। ठीक है ना। और नीचे आपको इसी तरह क्या मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी। अब ये कोई मुश्किल तो नहीं होगा, गेज का मीन क्या है, एडवर्स का एंटोनिम क्या होगा। अच्छा मुश्किल है तो नीचे सोल्यूशन दे दिया हुआ है, ये देख लो, नीचे सोल्यूशन भी दे दिया हुआ है, ये चेक कर लो। इसको एक नज़र पीडीएफ, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बच्चों आप लोगों को सबसे पहले ये मैं चीज़ें करवा रहा हूँ बैच वाले बच्चों को। आप लोगों को पहली प्रायोरिटी पर रखे, बस अब नंबर निकालने हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ो और बस अपने टेस्ट को क्लियर कर लो। ये इंग्लिश भी होगा, सारा सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, तो ये आप लोगों के एयर का टेस्ट जिन बच्चों ने देना था स्पेसिफिकली उसके ऊपर ये बना दी थी। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, जिन बच्चों का कल टेस्ट है, आके बताइएगा कि आपके टेस्ट में किस किस तरह के क्वेश्चन थे, ताकि BT2 जो होगा ना, जो एयर का दूसरा राउंड होगा, उसके लिए मैं आपको डिटेल के अंदर ना ये चीजें और करवा दूंगा। आप लोग आके बताइएगा सर हमारे पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, बताएंगे सारे बच्चे, एक दफा रेड हर्ट्स बना के भेज दें सारे बच्चे। सारी चीजें क्लियर, हेल्प होगी एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, ये पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी। इस पे सारे सब्जेक्ट मेंशन है, जो एक दो मैंने नहीं ना एंड पे करवाए, वो खुद देखना, अब उसमें मैं क्या ही करवाऊंगा इंग्लिश में कि वो उसका एडवर्स का एंटोनिम बताओ, उसने बताओ, वो खुद पढ़ते जाना, वो वैसे ही कवर अप हो जाना है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें।